आई वॉज देयर। ये फ्रेज किसी बीमारी का नाम लग तो नहीं रहा, मगर इसे एक बीमारी कहा जाए तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। और आज हम इसी मुद्दे पर बैठकर बात करेंगे। इस बात को सहजता से समझने के लिए हम कुछ तस्वीरों पर नजर भी डालेंगे, जिनमें सबसे पहली कोलकाता की है और आपने देखी भी होगी। 13 तारीख है, सबको पता है कोलकाता में मेसी आने वाला है। मेरा शादी है आज, शादी छोड़ के आए। उसने कहा, मैं शादी छोड़ के आया लेकिन उनकी एक झलक भी नसीब नहीं हुई। ये सिर्फ एक फैन का दुख नहीं, बल्कि उस मानसिकता का सबूत है जिसे हम आई वॉज देयर सिंड्रोम कह सकते हैं। कोलकाता में 13 दिसंबर को सॉल्ट लेक स्टेडियम में फुटबॉलर लियोनेल मेसी आए। गोट मेसी यानी ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम्स। 50,000 से ज्यादा लोग उनका इंतजार कर रहे थे। करते भी क्यों ना, जिस खिलाड़ी के बाएं पैर की कीमत ही 90 करोड़ डॉलर से ज्यादा हो, वो कैसा दिखता होगा, कैसे चलता होगा, ये सब तो देखना बेहद जरूरी है। खैर, मेसी मैदान में आए, लेकिन उन्हें वीआईपीज और नेताओं ने ऐसा घेरा कि आम जनता को उनकी पीठ तक नहीं दिखी। सिर्फ 15-20 मिनट में मेसी को सुरक्षा कारणों से बाहर निकाल लिया गया। गुस्साए फैंस ने गैलरी में तोड़फोड़ की, कुर्सियां मैदान में फेंकी और पिच पर धावा बोल दिया। प्रशासन को इस पूरी स्थिति को संभालने में 90 मिनट लगे और मुख्य आयोजक को गिरफ्तार करना पड़ा। बेशक लोगों ने मेसी को देखने के लिए पैसा दिया था और उनकी एक झलक भी न मिल पाना उन्हें हताश कर गया, लाजमी है। लेकिन वो भीड़ जिसने कुर्सियां तोड़ी और सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाया, उसमें थोड़ा सा आज जूम इन करते हैं। इस भीड़ में बहुत से लोग ऐसे भी होंगे जिन्हें मेसी के खेल और फुटबॉल के बारे में कोई गहरी समझ ना हो, लेकिन वो वहां थे ताकि बाद में ये कह सकें कि जब वो इवेंट हुआ, जब वो पल हो रहा था या घट रहा था, तो मैं वहां था। आई वॉज देयर। इसी के उलट कुछ असली फुटबॉल प्रशंसक भी मैदान में गए होंगे, स्टेडियम पहुंचे होंगे, जिन्हें इतना पैसा खर्च करने के बाद भी मेसी की झलक देखने को नहीं मिली। मेसी आयोजकों की भीड़ से घिरे रहे, वही भीड़ जो आई वॉज देयर को जी रही थी। आज के दौर में अटेंडेंस लगाना यानी हाजिरी लगाना ही सबसे बड़ी सोशल करेंसी बन गया है। मेसी वहां कोई मैच खेलने नहीं आए थे, बल्कि देश के बाकी शहरों में जहां भी वो गए, वहां भी मैदान में उन्होंने सिर्फ ड्रिबल ही किया। लेकिन लोगों ने ब्लैक में लाख रुपए तक टिकट्स पर खर्चे, सिर्फ इस एहसास के लिए कि जब मेसी इंडिया आया था तो मैं वहां खड़ा था। आई वॉज देयर। यही जो वहां होने की भूख जब बेकाबू होती है, तो ये कतारें शमशान तक चली जाती हैं। और जिम्मेदार कौन है, ये सवाल नेपथ्य में। मेसी के इंडिया टूर पर सबसे बड़ा तंज ये है, जिस वक्त मेसी के लिए करोड़ों रुपए बहाए जा रहे थे, उसी वक्त भारत की अपनी नेशनल फुटबॉल लीग पैसों की कमी की वजह से सस्पेंडेड थी। भारतीय फुटबॉल की रैंकिंग 142 के निचले स्तर पर ही रही। सुनील छेत्री जैसे दिग्गज को सम्मान देने के बजाय उन्हें पॉलिटिकल बिलबोर्ड की तरह जर्सी पहना दी गई। हालांकि इस बीच ये बात खास थी कि मेसी जब मुंबई में थे और सुनील छेत्री भी उसी मैदान में, तो मुंबई के उस स्टेडियम की भीड़ ने सुनील छेत्री के नारे लगाए। वही भारतीय फुटबॉलर जिसने एक वक्त पर यह अपील भी की थी कि हमें भी स्टेडियम में देखने आइए। ये कोई पहला वाकया नहीं था। इससे पहले भी हमने भीड़ बनने और इस सेलिब्रिटी कल्चर का खामियाजा भुगता है। जब भी नागरिक सिर्फ अंधी भीड़ बन जाता है तो वो त्रासदी लाता है, और ऐसा पहले भी हो चुका है। तमिलनाडु के करूर में अभिनेता से नेता बने विजय की रैली इस बात की तस्दीक करती है, जहां 41 लोगों की जान चली गई, जिनमें 9 बच्चे शामिल थे। जोसेफ विजय का काफिला 7 घंटे लेट था, लेकिन लोग मैं वहां था को साबित करने के लिए धूप में डटे रहे। जैसे ही काफिला दिखा, भीड़ बेकाबू हुई और भगदड़ मच गई। चश्मदीदों के मुताबिक लोगों ने जान बचाने के लिए झोपड़ियों की छतें तक फाड़ दी। हैरान करने वाली बात यह थी कि हादसे के बाद भी पीड़ित परिवार विजय, जिन्हें लोग थलपति बुलाते हैं, उनकी तारीफ करते थक नहीं रहे थे। आईपीएल टीम रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की विक्ट्री परेड में भी हमने यही देखा। 35,000 की क्षमता वाले स्टेडियम के बाहर 3 लाख, करीब 3 लाख लोग उमड़ पड़े। पुलिस ने सलाह दी थी कि इवेंट को रविवार को करें, संडे को कर लेते हैं, लेकिन राजनीतिक फायदे के लिए उसे तुरंत आयोजित किया गया।
प्रशासन ने दावा किया कि 5,000 पुलिसकर्मी तैनात थे, लेकिन बाद में कोर्ट में सिर्फ 1,000 पुलिसकर्मियों की बात कबूली गई। नतीजे में 11 प्रशंसकों की मौत हुई। वहां प्रशासनिक और राजनीतिक गैर जिम्मेदारी से लोगों की जान गई, लेकिन इतने कम लोगों की क्षमता वाली जगह पर वो भीड़ डटी रही और वो भीड़ बनती रही, बढ़ती रही। भारत में ये दीवानगी साल में एक बार नहीं बल्कि हर हफ्ते भी दिखती है। सिनेमा हीरो बनाता है, लेकिन बड़े पर्दे पर उस हीरो को देखने वाली जनता उसे इंसान से भगवान मानने लगती है। अमिताभ बच्चन जलसा के बाहर 1982 से हर रविवार को घर के बाहर जमा होने वाले प्रशंसकों का अभिवादन करते हैं, अपने एडमायरर्स का। ये एक 40 साल पुराना रिचुअल बन चुका है। जलसा के बाहर लोगों की भीड़ एक सुपरस्टार के प्रति लोगों का प्यार, लगाव कहा जा सकता है, जिसका सम्मान भी अमिताभ बच्चन बालकनी से हाथ हिलाकर करते आ रहे हैं। लेकिन ये भी कल्ट फॉलोइंग का हिस्सा ही तो है। यही हीरो वर्शिपिंग सिंड्रोम है। शाहरुख खान के जन्मदिन पर मन्नत के बाहर लाखों की भीड़ होती है। लोग दुबई, जर्मनी और यूके से सिर्फ 3 सेकंड की झलक के लिए आते हैं। आलोचक इसे नार्सिसिस्टिक मानते हैं, जहां लोग अपनी सफलता की कमी को सितारे की सफलता में ढूंढते हैं। किसी सेलिब्रिटी से भावनात्मक जुड़ाव महसूस करना, इमोशनल कनेक्ट फील करना या उनकी कामयाबी पर खुश होना अपने आप में गलत नहीं है। असल में इस जुड़ाव के कुछ पॉजिटिव एस्पेक्ट्स भी हैं, जैसे मूड लिफ्टिंग। पैरासोशल रिलेशनशिप्स यानी एक तरफा रिश्ते पर हुई रिसर्च बताती है कि अपने पसंदीदा आइकन के बारे में सोचने भर से लोगों का जो नेगेटिव मूड होता है वो काफी हद तक ठीक हो सकता है। दूसरा है सोशल कनेक्शन। फैंडम से जुड़े रहने पर लोग एक कम्युनिटी का हिस्सा महसूस करते हैं, जो उन्हें अकेलेपन से लड़ने में मदद करता है। और तीसरा है प्रेरणा और खुशी। फैंस अपने आइडल की मेहनत से इंस्पायर होते हैं और उनकी खुशी में अपनी खुशी ढूंढते हैं, जो कि एक व्यक्तिगत चुनाव है, पर्सनल चॉइस है। इसमें कुछ बुरा नहीं है, जब तक ये किसी को नुकसान ना पहुंचाए। तो दिक्कत शुरू कहाँ होती है? तो ये समस्या तब आती है जब ये जुड़ाव सेलिब्रिटी वर्शिप सिंड्रोम का रूप ले लेता है और व्यक्ति अपनी सेल्फ आइडेंटिटी यानी अपनी पहचान खोने लगता है। जब आपकी पूरी जिंदगी और मूड सिर्फ उस सितारे की हार जीत पर निर्भर हो जाए, तो ये पैथोलॉजिकल यानी एक बीमारी जैसा हो सकता है। उदाहरण के तौर पर अगर देखें तो फिल्म एक्टर्स का राजनीति में चुनाव जीतना भी इसी का एक उदाहरण है। एक फैन का दूसरे फैन को ट्रोल करना या एक पर्टिकुलर व्यक्ति का फैन होना ही एकमात्र पहचान बना लेना, जैसे टेलर स्विफ्ट के फैंस खुद को स्विफ्टी बुलाते हैं। यही है सेलिब्रिटी वर्शिप सिंड्रोम। ये एक खतरा बन जाता है जब ये असल रिश्तों और जिम्मेदारियों में रुकावट बनने लगे, जब आई वॉज देयर का जुनून या उनसे न मिल पाने का दुख लोगों को सुसाइड या दंगे करने पर आमादा कर दे, मजबूर कर दे। द गॉड कल्चर, दिस इज द गॉड कल्चर। जब एडमायरेशन ब्लाइंड फेथ बनता है तो लोग स्टार्स के मंदिर बनाने लगते हैं। जैसे अमिताभ बच्चन का कोलकाता में एक भव्य मंदिर है। सामंथा रूथ प्रभु, उनके भी एक फैन ने आंध्र प्रदेश में मंदिर बनवाया है। सोनू सूद का मंदिर तेलंगाना में है। कर्नाटक में साउथ के सुपरस्टार रजनीकांत का मंदिर मौजूद है। ये दीवानगी ही तो है कि सलमान खान को बेल न मिलने पर एक फैन ने कोर्ट के बाहर जहर खा लिया था। एक दूसरे फैन ने प्रेम रतन धनपायो की टिकट न मिलने पर खुदकुशी कर ली। अभिनेता यश के जन्मदिन पर उनसे न मिल पाने के दुख में एक फैन ने खुद को आग लगा ली। व्यंग्यकार हरिशंकर परसाई कहते हैं कि देश एक चलती फिरती कतार है। कभी चावल की दुकान पर खड़ी होती है, कभी शक्कर की दुकान पर। आधी जिंदगी कतार में खड़े खड़े बीत रही है। तो इंसानों के इस व्यवहार के पीछे गहरे मनोवैज्ञानिक कारण हैं। पहले बात करेंगे मंकी पे पर व्यू की। ड्यूक यूनिवर्सिटी ने इसे समझने के लिए बंदरों पर एक एक्सपेरिमेंट किया, शोध किया, जिसमें यह पाया गया कि बंदरों ने अपना खाना तक कुर्बान कर दिया ताकि वो अपने समाज के अल्फा बंदरों की तस्वीर देख सकें। हमारा दिमाग आज भी सोशल स्टेटस को ट्रैक करने के लिए प्रोग्राम्ड है। हमें लगता है कि मशहूर लोगों को देखना हमें सिक्योर या सफल बना सकता है। दूसरी चीज है पावर डिस्टेंस इंडेक्स। भारत का पीडीआई स्कोर 77 है। इसका मतलब है कि हम स्वाभाविक रूप से पावर और ग्लैमर के सामने झुकते हैं और स्टार्स को भगवान की तरह देखने लगते हैं। और एक है एस्केपिज्म। भारत में जहां आम आदमी का जीवन संघर्षों से भरा है, सेलिब्रिटी की लाइफ में झांकना एक मानसिक सुकून तो देता है। जब सितारा जीतता है, जब स्टार जीतता है, तो फैन को लगता है कि उसकी जीत हुई है।
और फिर ये सब एक बड़े बाजार का हिस्सा है। वरना विज्ञापनों में सेलिब्रिटीज को लेने की होड़ ही नहीं होती। ये लगाव, ये इमोशंस सिर्फ प्यार नहीं बल्कि पीआर का हिस्सा भी हैं। ये पूरी पेपराज़ी इकोनॉमी करीब 2 लाख करोड़ का बहुत बड़ा बाजार है। लेकिन ये सब कितना खतरनाक है ये हमने प्रिंसेस डायना की मौत के वक्त देखा। प्रिंसेस डायना ब्रिटेन की पीपल्स प्रिंसेस थी, दुनिया की सबसे पॉपुलर रॉयल फैमिली मेंबर, जिनकी जिंदगी प्यार, दान और ट्रेजेडी से भरी थी। लेकिन उनकी मौत ने पेपराज़ी कल्चर को हमेशा के लिए बदल दिया। डायना को कैश काउ माना जाता था। उनकी फोटोज मिलियन में बिकती थी। वो कहती थी कि मैं कैमरों से दूर भागती हूँ, लेकिन ये कैमरे मेरी जिंदगी का हिस्सा बन गए। 31 अगस्त 1997 पेरिस में डायना अपने बॉयफ्रेंड डोडी अल-फैयद के साथ कार में थी। ड्राइवर हेनरी पॉल ने पेपराज़ी से भागने की कोशिश की और 100 किलोमीटर पर आवर से ज्यादा की स्पीड में कार दौड़ाई और फिर कार एक टनल में क्रैश हो गई। उनके ड्राइवर ने शराब पी हुई थी, लेकिन इस हादसे में प्रिंसेस डायना की मौत हो गई। प्रिंसेस डायना की कार को 7-8 पेपराज़ी बाइक पर चेज कर रहे थे। वो क्रैश साइट पर फोटोज लेते रहे, एम्बुलेंस का इंतजार करते रहे, जिसकी वजह से प्रिंसेस डायना 4 घंटे बाद अस्पताल पहुंची और इलाज में देरी की वजह से बच नहीं पाई। अब इस पर आते हैं कि क्या होना चाहिए। हमारे समाज और सिस्टम को 3 लेवल्स पर काम करना होगा। इसके लिए वो ये हैं कि पहला, सिस्टम की जवाबदेही, अकाउंटेबिलिटी। ऐसे आयोजकों और प्रशासन पर सख्त कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए जहां भीड़ महज आंकड़ा बन जाती है। दूसरा है मीडिया लिटरेसी, यानी इस बात को समझना कि रील और रियल लाइफ अलग है। स्टार्स की परफेक्ट इमेज एक मार्केटिंग प्रोडक्ट है। इसमें एक सेलिब्रिटी की जिम्मेदारी भी तय होनी चाहिए। वो ऐसे कि स्टार्स को अपनी रेफरेंट पावर को पहचानना होगा। उन्हें भीड़ के खतरे को देखते हुए आयोजन रद्द करने या सुरक्षा बढ़ाने की हिम्मत दिखानी होगी, जैसा कि शाहरुख खान ने भीड़ के खतरे को भांपकर अपनी अपीयरेंस रद्द की कोलकाता में जब मेसी आए। और आखिर में रेलेवेंट इन्वेस्टमेंट। उदाहरण के तौर पर अगर देखें तो जैसे विदेशी सितारों के 20 मिनट के तमाशे पर करोड़ों खर्च करने के बजाय अगर वही पैसा ग्रास रूट लेवल की एकेडमी और इंफ्रास्ट्रक्चर पर लगे तो हमें भीड़ से हटकर एक स्पोर्टिंग नेशन बनने में मदद मिलेगी। इस बात का निष्कर्ष क्या है, कंक्लूजन क्या है? मंकी पे पर व्यू थियरी कहती है कि देखना हमारी फितरत है, लेकिन मैं यहाँ आपको ये भी याद दिला दूं कि civic sense and scientific temperament is our fundamental duty under Article 51A। भारत एक मेहनतकश संघर्ष करने वाला देश रहा है। ऐसे में सफलता के मायने अलग अलग होने के बाद भी यहाँ लोग सक्सेसफुल लोगों की एडमायरेशन में काफी आगे निकल जाते हैं, उन्हें भगवान मानने लगते हैं, मानो हमने संघर्ष को नियति माना है और सफलता को अपवाद। दिशाहीन, बेकार, हताश, विध्वंसवादी युवकों की भीड़ सबसे खतरनाक होती है। ऐसी भीड़ का प्रयोग नेपोलियन, हिटलर और मुसोलिनी ने किया था। ये भीड़ किसी भी ऐसे संगठन के साथ हो सकती है जो उनमें उन्माद और तनाव पैदा कर दे। फिर इस भीड़ से विध्वंसक काम कराए जा सकते हैं। हमें चाहिए कि हम देश के युवा को भीड़ ना बनने दें। ऐसे और मुद्दों पर जिन पर अक्सर बात नहीं होती, हम बैठकर बात करते रहेंगे। मैं मेधा और आप देख रहे थे जिस्ट।